अब आप समझ लीजिए किसी व्यक्ति को कोई एलर्जिक इंसल्ट हुआ। एलर्जिक इंसल्ट का तात्पर्य यह है कि किसी एलर्जन से उसका सामना हुआ। अपने भारतवर्ष में जो सबसे घरेलू धूल, चाहे आप इसको कपड़े की धूल लीजिए, चाहे पर्दे की धूल लीजिए, टेबल पेपर प्लांट और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा हो, इसके कारण जो अपने श्वसन तंत्र है, जो श्वसन वातावरण है, उसमें पार्टिकल्स हो जाते हैं, जिसके कारण वो खांसी या कफ ज़्यादा बनाने लगते हैं और इसके कारण सांस नलिकाओं में संकुचन पैदा हो। जब भी जैसे उनको कोई धूल धुआं हुआ या ठंडी हवा लग गई या रहता है तो नलियों को ब्लॉक कर देता है, तो सांस पहुंच नहीं पाती जहाँ फेफड़ों तक, मतलब जहाँ ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वहाँ लिए, और दम फूलने लगता है, दौड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, भाग नहीं सकता। तो ये सब उसके लक्षण हैं, क्योंकि सकलन हो गई है, सूजन हो गई है और कफ ज़्यादा बन रहा है। 3 चीज़ें। अस्थमा को अगर कंट्रोल करना है तो आपको उस पोजीशन पे पहुंचना पड़ेगा। तो कम से कम उस पे नहीं पहुंचे तो इन दोनों के बीच में तो रहें, इतना तो कम कर सकते हैं। तो उसका हो जाता है और पूरे बॉडी में दवाई नहीं जाने, गोली खाएंगे तो बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी, मोटा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, तो मेडिकल की थेरेपी बहुत सारे। कहने का तात्पर्य ये है कि दमा की जो ट्रीटमेंट है और उससे साइड इफेक्ट्स कम है। और इसको जस्ट टू मेक इट सिंपल, जो खिलाड़ी स्टेरॉइड लेते हैं जिसके बिना इससे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, व्हाट दे टेक इज द एनाबॉलिक स्टेरॉइड। तो डिफरेंशिएट करती है कि आप मेरे पास आ रहे हैं, अगर आप मेरे पास आ रहे हैं तो आपकी हेल्थ और आपके साइड इफेक्ट के बारे में होता है और उसमें सांस जाता है। और एक होता है रोटा कैप्स, जिसमें एक कैप्सूल रहती है, कैप्सूल को फोड़ के उसको सूंघा जाता है। ये 2 प्रकार के इनहेलेशन डिवाइसेस आती हैं। आप दवाई को टैबलेट में भी ले सकते हो, सिरप में भी ले सकते हो और इनहेलर्स में भी यूज कर सकते हो। और इसे लेकर क्या कुछ करने की जरूरत महसूस करते हैं? अस्थमा बहुत कॉमन है और करीब 3 से 3.5 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में है और उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारे लोगों को अस्थमा है और उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और जो ये हम लोग वर्ल्ड अस्थमा डे मना रहे हैं, ये गीना एक संस्था है जिसने इस वर्ष अपना विषय रखा है, जो थीम है वो है यू कैन कंट्रोल योर अस्थमा एंड इट इज़ टाइम टू कंट्रोल योर अस्थमा। आप अपने अस्थमा को नियंत्रण कर सकते हैं, ये उनका थीम है। और वो चाहते हैं कि जितने भी अस्थमा वाले हैं वो अपना सही ट्रीटमेंट कराएं और अस्थमा का से निवारण पाएँ, निजात पाएँ। निश्चित रूप से अस्थमा के मामलों में पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने बढ़ोतरी देखी है। सबसे पहला कारण तो मैं समझूंगा कि लोगों में जागरूकता बढ़ते जा रही है। लोगों को समझ में आने लग गया है कि उनके लक्षण क्या हैं और उनको यह एक मन में भ्रांति भी रह जाती है कि कहीं हमें दमा तो नहीं है। तो आजकल डॉक्टर के पास लोग बाग ऐसे लक्षण लेके आने लग गए हैं जैसे कि खांसी, नाक बहना, छींक आना, सांस फूलना, गला बजना, तो उनका डायग्नोसिस बन पा रहा है। दूसरा, बढ़ता हुआ प्रदूषण, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, लोगों का अपना हाइजीन न रखना, लोगों को साफ़ सफाई में ध्यान रखना न रखना एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, जिसके कारण दमा बढ़ते जा रहा है। दमा बढ़ नहीं रहा है या बढ़ रहा है, इस पे अपन न चर्चा करते हुए ये सोचें कि दमा जो है उसको हम कैसे पकड़ें और उसका प्रॉपर उपाय और ट्रीटमेंट कैसे करें। आजकल बहुत कारगर इनहेलर्स और बाकी दवाइयाँ आने लग गई हैं जिनसे कि आप अपना अस्थमा बहुत अच्छा नियंत्रित कर सकते हैं। और हम यही चाहते हैं ताकि अपना मरीज़ जो है अपनी दिन भर की दिनचर्या और अपना कामकाज बिना किसी तकलीफ़ के, बिना सांस फूले करता रहे। तो जागरूकता एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण दमा बढ़ते जा रहा है। लोगों में प्रदूषण, जो कि औद्योगिकरण और बाकी सब कार्यों के कारण जो बढ़ रहा है, एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है जिसके कारण दमा बढ़ रहा है। दमा को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं, जो उसमें सबसे बड़ी भ्रांति है कि इन्हेलेशन जो दवाइयां आती है, जो पफ वाले इन्हेलर आते हैं या रोटा कैप्स आते हैं, इसको लेने से बच्चे को नुकसान हो सकता है और इसको लेने से आदत पड़ जाएगी। तो हमारा संदेश ये है कि अगर दमा के लिए दवाइयाँ लेने की आवश्यकता है तो आपको आदत लगानी है तो इन्हेलर की ही आदत लगानी है, क्योंकि इन्हेलर के द्वारा जो आपको दवाई जाती है उसका जो डोज रहता है वो 40 गुना कम रहता है और उसका जो प्रभाव रहता है वो 10 गुना ज़्यादा होता है और साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमम होते हैं। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में जितने रिसर्च किए गए हैं वो ये पाया गया है कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन
पूरी तरह से इफ़ेक्टिव नहीं है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में भी अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह का इलाज करते हैं और अलग अलग तरह के दावे हैं। तो उसमें हमें अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं और टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, उनकी सलाह से ही कोई काम करें। सिर्फ किसी की बात सुन के और कुछ सुना के गलत दवाइयाँ लेके उनके साइड इफ़ेक्ट के कारण बाद में अल्टीमेटली वो भी स्टेरॉइड देते हैं और बहुत ज़्यादा डोज में देते हैं, उससे नुकसान हो सकता है। और तीसरी जो भ्रांति है कि हम स्टेरॉइड के नाम से डरते हैं, तो स्टेरॉइड के बारे में हम ये संदेश देना चाहते हैं भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी की तरफ से भी, चेस्ट फिजिशियंस अकादमी की तरफ से भी, डॉक्टरों की तरफ से भी, कि स्टेरॉइड आपको जिम्मेदार डॉक्टर लिखता है और वो पूरी जिम्मेदारी लेता है कि उसके कारण इफ़ेक्ट्स हों और साइड इफ़ेक्ट्स सबसे कम हों, और उसके हिसाब से आपका डोज को एडजस्ट करके वो आपको इस बात की पूरी गारंटी देगा कि आपको